नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल राह क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ज्योग्राफी असेंबली पेपर फर्स्ट के बारे में। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 को। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके स्क्रीन पर मिल सके। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था 1 से लेके 20 क्वेश्चन। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 26 से लेके 30 तक विथ मानचित्र के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। दोस्तों 26 क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, हमें ये बताना है 2011 के अनुसार। और ग्रामीण या नगरीय जनसंख्या की 4 विशेषताओं का बताना है हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर है भारत में ग्रामीण जनसंख्या, भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो 72.22 है, लेकिन ये 2011 के अकॉर्डिंग है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 27.78 है, लेकिन ये दोनों ही आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार ध्यान दे। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, आपको लिखना पड़ेगा कि जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो 2011 के अकॉर्डिंग 72.22 था, जो कि ग्रामीण जनसंख्या थी, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 27.78% था। और इसके 4 विशेषता, ग्रामीण जनसंख्या की 4 विशेषता बतानी है और नगरीय जनसंख्या की 4 विशेषता बतानी है। फर्स्ट विशेषता है ग्रामीण जनसंख्या की। तो फर्स्ट विशेषता है जो है ग्रामीण जनसंख्या सुदूर गांव में रहती है। सेकेंड विशेषता है ग्रामीण जनसंख्या का व्यवसाय कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य होता है। आपने देखा होगा जब भी आप गाँव गए होंगे वहाँ पर ज़्यादातर कृषि ही की जाती है। और थर्ड है ग्रामीण जनसंख्या का व्यवहार अनौपचारिक रहता है, यानी अनऑफिशियली रहता है। उनका लगाव जो होता है वो आपस में घुल मिल कर होता है। और फोर्थ है ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर अपेक्षाकृत नीचे होता है, यानी लोअर स्टैंडर्ड होता है। अब बात करेंगे नगरीय जनसंख्या के विशेषताओं के बारे में। दोस्तों फर्स्ट है नगरीय जनसंख्या में नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या। ऑब्वियस सी बात है कि जो नगर में रहते हैं यानी शहरों में रहते हैं तो वो शहरी जनसंख्या कहलाती है। और सेकेंड है नगरीय जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय सेवा कार्य यानी सर्विस सेक्टर, जो कि टर्शरी सेक्टर में आती है। इनमें टर्शरी सेक्टर में क्या आती है, व्यापार और व्यवसाय होता है, इनका प्रमुख कार्य होता है। और थर्ड है नगरीय जनसंख्या में लोगों का व्यवहार औपचारिक रहता है, यानी ऑफिशियली रहता है। और फोर्थ है नगरों में लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है, यानी हाई स्टैंडर्ड के लोग, यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हाई स्टैंडर्ड होता है, आपने देखा होगा। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें बता रखा है कि संसार में प्रचलित बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या करें। यानी सब्जी खेती के कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है, जो कि संचार में बहुत प्रचलित है। तो और इसी कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर है संसार में प्रचलित बाज़ार के लिए सब्जी एवं कृषि को ट्रक कृषि भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसमें यातायात सम्मिलित होता है तथा नगरीय बाज़ार में फर्मों की दूरियां ट्रक द्वारा रात भर में तय करने वाली दूरी शासित होती है। इस प्रकार की कृषि यूरोप के देशों में की बता रहे हैं। यूरोप, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए के उत्तरी पूर्वी भागों में प्रचलित है। ठीक है, अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी विशेषता है। कृषि क्षेत्र छोटे रहते हैं। एक सेकंड है यह गहन कृषि होती है। थर्ड है बेहतर तथा तीव्र यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि इनमें रातों रात मार्केट में
यानी सब्जी मार्केट में इन्हें सब्जियां पहुंचानी होती है, तो इनकी जो बेहतर तथा तीव्र यातायात की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। और फोर्थ है, इसमें बेहतर सिंचाई सुविधा भी आवश्यक है। फिफ्थ है, खाद तथा रासायनिक उर्वरकों की भारी मात्रा में प्रयोग। सिक्स्थ है, उच्च उत्पादन देने वाली चीज़ों का उपयोग। सेवन्थ है, कृषि का अधिकतम मानव द्वारा किया जाता है। अब ऐसी बात आपने देखा होगा कि सब्जियों की कृषि मानव द्वारा ही की जाती है। और आठवां है, बाजार मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने इसे अपना लिया है। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी जो जल विद्युत उत्पादन होता है, जो वाटरफॉल द्वारा किया जाता है, उसका जो उत्पादन किया जाता है, उसकी भौगोलिक दशा यानी जियोग्राफिकली दशा का वर्णन करना है। इसका आंसर है पहला कि जलप्रपात, यानी जो नेचुरल वाटरफॉल होता है। दोस्तों वाटरफॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि विद्युत का उत्पादन लगातार ऊंचाई से गिरते जल से होता है। प्राकृतिक जलप्रपात में यह सुविधा निहित है। जो वाटरफॉल्स होते हैं उनका जो वाटरफॉल्स होते हैं वहीं पर ये जो है प्राकृतिक जलप्रपात को लगाया जाता है। और कृत्रिम जलप्रपात यानी मैनमेड वाटरफॉल में यदि प्राकृतिक जलप्रपात ना हो, अगर वाटरफॉल वाले सिस्टम ना हो यानी प्राकृतिक जलप्रपात ना हो, तो नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलप्रपात बनाकर जल विद्युत तैयार की जाती है। डैम बनाकर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा है, जल विद्युत उत्पादन के लिए निरंतर जल प्रवाह की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज़रूरी है। और जितना तेज़ इसकी रफ्तार होगा जल का प्रवाह, उतना ही ज़्यादातर उत्पादन करेगी जल विद्युत की। और फोर्थ है, उपयुक्त जलवायु यानी सुटेबल क्लाइमेट। अत्यधिक ठंडे जलवायु वाले भागों में जल जम जाता है, क्योंकि इस जल विद्युत उत्पादन में जल तरलीय अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। जम गया तो फिर होगा ही नहीं कुछ भी। इसलिए विद्युत बनाने में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन भारत के जलवायु इसके लिए अनुकूल है। भारत की जो जलवायु है वो अनुकूल है, ना ही ठंडा ना ही गर्म। ठीक है। स्वच्छ जल होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्लीन वाटर। जल में रेत बजरी से मशीनें ख़राब हो सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जल में रेत बजरी मशीन से ख़राब हो सकती है, इसलिए स्वच्छ जल होना ज़रूरी है। सिक्स्थ है, उपभोग के लिए मांग यानी डिमांड फॉर कंजप्शन। बिजली का उपभोग उत्पादन के तुरंत बाद ही होना चाहिए, इसलिए उपभोग का क्षेत्र भी समीप होता है। यानी जब वो बन रहा है, यानी जल विद्युत जब बन रहा है, तो वो उसका क्षेत्र जो होना चाहिए वो कंजप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी उपभोग का क्षेत्र समीप होना चाहिए इसका। और फिफ्थ है सेवेंथ, पर्याप्त पूंजी सफिशिएंट कैपिटल, यानी इसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में अत्यधिक पूंजी लगती है। ये जो बनाने में इसका जो खर्च होता है इसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे मैप की। दोस्तों मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखना मैप को। ठीक है दोस्तों। 29 क्वेश्चन, संसार के दिए गए मानचित्र पर 4 लक्षण ABCD दिए गए हैं। इन लक्षणों को पहचान कर उनके सही नाम रेखाओं पर लिखिए। ठीक है। एक वायुपत्तन। दोस्तों एक वायुपत्तन फर्स्ट जो है संसार का जो मानचित्र है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये संसार का मानचित्र है। एक वायुपत्तन जो है वो वैंकूवर में स्थित है, यानी ए जो पार्ट है इशारा किया गया है यानी इंगित किया गया है, तो वो वैंकूवर है। एक वायुपत्तन ये रहा। और दूसरा पूछ रहा है हमसे पार साइवरेन रेलवे के अंतिम सिरे का स्टेशन। जो बी ऑप्शन है वो बताना है कि पार साइवरेन का रेलवे सिरे का स्टेशन कौन सा है। तो पार साइवरेन का अंतिम रेलवे स्टेशन है व्लादिवोस्टॉक। ठीक है। सी क्वेश्चन बोल रहा है डेयरी कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है।
हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड के मानचित्र में डेयरी कृषि का उत्पादन कौन सा है। तो ये जो है ये डेनमार्क में स्थित है, डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क में स्थित है ये। और अफ्रीका में सबसे छोटा देश की बात कर रहे हैं, यानी अफ्रीका में जो सबसे छोटा देश है वो बताना है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा सबसे छोटा देश है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला कौन सा क्षेत्र है, मॉरिशस। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मॉरिशस अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि मानचित्र है यानी मैप। संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाए। ये भी संसार का मानचित्र है, इनको दिखाना है जो क्षेत्र मैप में बताया गया है, यानी इस मैप में टिक कर रखा है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है या कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो दोस्तों जर्मनी है। ये देखिए जर्मनी यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड है चीन का एक महानगर। दोस्तों चीन का एक महानगर आपको पता होना चाहिए, बीजिंग शहर है, जो कि यहाँ पे है, बीजिंग शहर। ये रहा। अब बात कर रहे थे थर्ड की, तो थर्ड पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका का एक वायुपत्तन। दक्षिणी अमेरिका का एक वायुपत्तन का नाम बताना है, तो वो कौन सा है। सेंटियागो। ठीक है, अब फोर्थ है एक जहाज़ रानी नहर। दोस्तों जहाज़ रानी नहर है वो सुएज़ नहर है, जिसे जहाज़ रानी नहर भी कहा जाता है, सुएज़ नहर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खानाबदोश पशुचारण क्षेत्र बताना है हमें। पशुचारण क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, यानी इस अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्र है अंगोला। अब हम बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन नंबर की। ये भारत का मानचित्र आ गया है दोस्तों। भारत क्वेश्चन है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाए। कौन कौन से दिखाना है, निम्नलिखित को दिखाना है। पहला है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड है कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो है कर्नाटका। कौन सा, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, और थर्ड है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम बताना है, जो कि अहमदाबाद है, वहाँ का शहर। ठीक है दोस्तों, इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। और अब बात करेंगे भारत के मानचित्र के बी पार्ट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बी में है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एक राज्य। अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एक राज्य कौन सा है वो बताना है हमें। तो ये नागालैंड है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है कर्नाटक का लौह इस्पात संयंत्र। कर्नाटक में जो लौह इस्पात संयंत्र है वो है भद्रावती। इसे याद रखना। और भूमि से घिरा समुद्री पत्तन, जो भूमि से घिरा हुआ है समुद्री पत्तन, वो है दोस्तों विशाखापट्टनम। और फोर्थ है दक्षिणतम अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। जो भारत के दक्षिण में है वो एक पत्तन का नाम बताना है। फोर्थ में त्रिवेंद्रम, जो कि यहाँ पे है केरल में।
सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार, ठीक है दोस्तों, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों ये हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी ज्योग्राफी में क्वेरी है, कोई भी शिकायत है, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लीजिएगा। वहाँ पे मैं तुरंत बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। कोई भी अगर दिक्कत होती, कोई भी परेशानी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।